हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 10th नवंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि कुछ बिजी शेड्यूल होने के कारण जो 9th एंड 10th नवंबर वाले डेली करंट अफेयर्स हैं उसे पब्लिश नहीं की गई थी, लेकिन आज चूंकि टाइम मिला है दैट्स व्हाई आई एम पब्लिशिंग दिस आर्टिकल टुडे। एंड बिफोर दैट, जैसा कि आपको पता है, वी डिस्कसेस एन इम्पोर्टेंट कोट ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज जो काफ़ी ज़्यादा गाइडिंग होती है हमारी जर्नी में। एंड जब भी हम कुछ इश्यू फेस करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो ये जो कोट्स है हमें आगे का रास्ता, लाइट हाउस प्रदान करती हैं सो दैट अपने चैलेंजेस को आसानी से डील किया जा सके, हैंडल की जा सके। सो आज का भी कोट मैं गौतम बुद्ध से एसोसिएटेड लेकर आया हूं एंड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक या कोट कह सकते हो जो हमारे लिए रिलेवेंट है। बेसिकली द कोट इज नो मैटर हाउ हार्ड द पास्ट यू कैन ऑलवेज बिगिन अगेन। इतिहास में आपने बहुत सारे चैलेंजेस, मुसीबतें झेली होंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमें आगे की सोचनी चाहिए। बिकॉज वी एज ए ह्यूमन पीछे की बात अगर सोचते हैं तो इससे कोई सक्सेसफुल आउटकम आने वाली है नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है जो मैंने पास्ट में फेस करी है, उस प्रॉब्लम को लेके बैठ जाए कि भाई साहब मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही दुख दर्द क्यों होता है, ये पूरी समस्या मेरे साथ ही क्यों है, इस प्रकार के बातों पर फोकस करने के बजाय हमें इस बात पर फोकस करनी चाहिए कि हाँ भाई, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, जैसा हुआ सो हुआ, सब प्रकृति की देन है। एंड उसी को हम अपना परम आदेश मानते हुए आगे की दिशा निर्धारित करेंगे। जो समस्याएं प्रकृति हमें दे रही है, हमें मजबूत करने के लिए दे रही है, और हम उसे फेस करेंगे और ज्यादा मजबूत बनेंगे। हम पीछे के समस्याओं से न घबराए हैं, न घबराएंगे, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तभी जाके आपको वो एनर्जी भी आएगी जिसके जरिए आप आगे के प्रॉब्लम्स को फेस कर सकोगे, लड़ सकोगे। बिकॉज अगर आपने पीछे के प्रॉब्लम्स में अटक गए तो फिर आपको लड़ने की ताकत नहीं मिलेगी, आपको आगे बढ़ने की ताकत नहीं मिलेगी। द क्रक्स ऑफ दिस कोट इज दैट डोंट गोट इनटू द ट्रैप ऑफ द प्रीवियस बैड थिंग्स जो आपके जीवन में हुई है। ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, ऑलवेज लुक अहेड। बिकॉज जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो पीछे के समस्याओं को देखकर रुक नहीं जाते, डर नहीं जाते, वो पीछे की समस्याओं को देखकर एनर्जी प्राप्त करते हैं और उस एनर्जी को अपने अंदर बसाते हैं और अल्टीमेटली आगे का जो जर्नी है उसको तय करते हैं। अपनी एनर्जी से वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स को ध्वस्त कर देते हैं एंड अल्टीमेटली एक सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। ये भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप कितने भी पर्सनैलिटीज को ले लो, पास्ट में उन्होंने कितनी सारी समस्याएं झेली हैं एंड अल्टीमेटली जब सक्सेस उनको मिला है, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो बिजनेस टाइकून हो, कोई भी हो, वो सब के सब प्रीवियस में समस्याएं झेल कर ही आगे बढ़े हैं। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं, प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज बेसिकली द एनर्जी विच गिव्स यू टू सॉल्व द पजल ऑफ योर लाइफ। एंड एक बार पजल सॉल्व होने के बाद आपको कितना आनंद होता है आपको पता भी है। हैंस डोंट गेट ट्रैप इनटू द पास्ट फेल्यूर्स, पास्ट प्रॉब्लम, जस्ट बिगिन फ्रॉम टुडे कि आज से मैं दम लगाकर पढ़ूंगा और जो भी समस्याएं आएंगी उसको झेलकर सारी समस्याओं को दूर करूंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। सो फ्रेंड्स, आज के इस कोट के साथ लेट्स बिगिन विथ आवर आर्टिकल। द फर्स्ट वन इज मिशन 2070, ए ग्रीन न्यू डील फॉर ए नेट जीरो इंडिया। ये बेसिकली रिलीज की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये आप बार बार नेट जीरो का जो न्यूज है सुन रहे होंगे, इसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था। इसके तहत होता क्या है कि जितना हम इमिट कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैस इमिशन, उतना ही हम सिंक करवा रहे हैं, चाहे वो एफोरेस्टेशन के माध्यम से हो, चाहे वो वेरियस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो। तो ये होता है आपका नेट जीरो इंडिया। तो ये जो आपका पेपर रिलीज की गई है WEF के द्वारा, इसमें साफ साफ बताया गया है कि अगर भारत नेट जीरो
टारगेट अचीव कर लेता है तो उससे क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो पहली बात तो ये कि वी शुड लुक एट द सिलेबस फर्स्ट, तभी हमें पता चलेगा कि कौन से आर्टिकल्स कहाँ से कवर किए जा रहे हैं। तो देख सकते हो आप, ये जो आपका आर्टिकल नंबर 1 है, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, environmental impact assessment, disaster and disaster management, because it deals with the environment and environmental pollution, that's why it comes under this article। तो आप देख सकते हो ये जो पेपर रिलीज की गई WEF के द्वारा, इसमें साफ साफ बोला जा रहा है, इस बात को आप ध्यान रखो, इसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि अगर भारत नेट जीरो इमिशन इकोनॉमी बन जाता है तो उससे आपका लगभग 50 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगे, यानी कि 5 करोड़ नए जॉब्स क्रिएट होंगे। साथ ही साथ अप्रोक्स $1 ट्रिलियन की बचत होगी बाय 2030। एंड अगर ये नेट जीरो इकोनॉमी के वैल्यूएशन की बात करें तो बाय 2070 लगभग $15 ट्रिलियन की बचत भारत को हो सकती है। अब बात ये करते हैं कि आखिर ये बचत कैसे होगी। तो बेसिकली अभी आप देख सकते हो क्लाइमेट चेंज के कारण कितने ज्यादा निगेटिव रिपोर्कशंस आ रहे हैं, डिजास्टर हो रहा है, उसके कारण आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो रहा है एंड हमें बार बार खर्च करने पड़ते हैं मिटिगेशन के लिए, अडेप्टेशन के लिए। तो ये सब खर्च बेसिकली बच जाएंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेस होंगी वो नहीं होंगी अगर हम नेट जीरो टारगेट को अचीव कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली इससे बेनिफिट क्या होगा कि हमें सेविंग्स होगी, पैसे की बचत होगी, ये पैसे हम लोग बचा सकेंगे जो अभी हम खर्च करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, डिजास्टर मिटिगेशन के लिए। एलोंग विथ ये जो आपका पेपर है जो WEF के द्वारा रिलीज की गई है, इसमें सर्टेन लिस्ट की बात कही गई है जिसके तहत कैसे डीकार्बोनाइज की जाएंगी वेरियस सेक्टर्स जो इकोनॉमी के हैं। एंड जो सेक्टर है मेजर कंट्रीब्यूटर है बेसिकली ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए, तो कौन सा सेक्टर और उसका क्या इम्पैक्ट है एंड उसको डीकार्बोनाइज करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये आपका पेपर बता रहा है। हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एनर्जी सेक्टर की बात करें तो एनर्जी सेक्टर का आप देख सकते हो, अगर इम्पैक्ट की बात करें तो लगभग 40% ऑफ इंडियाज ग्रीन हाउस गैस इमिशन ये आपका एनर्जी सेक्टर करता है। एनर्जी सेक्टर यानी कि फॉर एग्जाम्पल जो बिजली प्रोड्यूस होती है कोल थर्मल पावर प्लांट से, वो हो गए। अब बात करते हैं कि अगर हमें डीकार्बोनाइज करना है एनर्जी सेक्टर को, तो सबसे पहली बात तो हम काफी ज्यादा डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल्स पर, लाइक कोल्स हो गई, तो उनको रिप्लेस करो रिन्यूएबल सोर्सेज से। रिन्यूएबल सोर्सेज यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब से रिप्लेस करो। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि जो फॉसिल CO2 इमिशन होती है फ्रॉम द लीगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको कम करना है। कैसे कम करना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत पहले बन गए, फॉर एग्जांपल अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें बहुत पुराने हैं, वहाँ जो टेक्नोलॉजी ऑपरेट होती है, जो इक्विपमेंट्स ऑपरेट होते हैं बहुत ज़्यादा घिसे पिटे हो गए हैं और उसके कारण आपका इमिशन ज़्यादा होता है। तो अगर हम उन सारे इक्विपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को एफिशिएंट बना दे, मॉडर्न बना दे, तो अल्टीमेटली जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है वो कम हो सकती है। तो दूसरा जो सजेशन है वो ये कि इनहांस्ड एफिशिएंसी किया जाए। जो तीसरा है कि जो अनअवॉइडेबल कार्बन इमिशन है, यानी कि वैसे कार्बन इमिशन जो रिलीज होने ही है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या कार्बन कैप्चरिंग का टेक्निक इस्तेमाल किया जाए। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट है और वो एनर्जी प्रोड्यूस करते वक्त CO2 इमिट कर रही है, तो उस CO2 जो इमिट हो रहा है एटमॉस्फेयर में उसको कैप्चर कर लिया जाए, उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज न होने दिया जाए। इसी प्रक्रिया को कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से पहले उसको पकड़कर पैक कर दिया जाए। तो ये एनर्जी सेक्टर में हमने देखा। मोबिलिटी के सेक्टर में क्या है भाई साहब, तो मोबिलिटी के सेक्टर में सबसे पहली बात तो इम्पैक्ट देख लो। मोबिलिटी यानी कि ऑटोमोबाइल हो गई, व्हीकल्स हो गई, ये सब भी आपको ही पता है काफी बड़े कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैसेस में। एंड इसके लिए जो हमारा ऑटोमोबाइल्स है वो ऑयल्स लाइक पेट्रोल डीजल पर ज्यादा डिपेंडेंट है, और ये जो पेट्रोल एंड डीजल है वो आपका ग्रीन हाउस गैस का स्रोत है। एंड लगभग हाफ ऑफ इंडियाज ऑयल डिमांड यानी कि 100% अगर
भारत में ऑयल की डिमांड है, पेट्रोल हो या डीजल हो, उसमें से 50% डिमांड तो मोबिलिटी सेक्टर कंज्यूम करता है। तो इसका मतलब यह है कि यह भी बड़ा कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैस इमिशन का। एंड इसके तहत स्ट्रेटेजी क्या बातें कही गई हैं कि भाई साहब जो रोडवेज से गुड्स या ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उसको रेलवेज की तरफ शिफ्ट किया जाए। इसका एक बड़ा एग्जांपल हम बताते हैं आपको। फॉर एग्जांपल ये आपका लोकेशन ए है, लोकेशन बी है। लोकेशन ए से लोकेशन बी में फ्लाइट या फिर वस्तुएं जानी है। अब एक तरीका ये है कि हम ट्रक में भर भर के सामान को भेजें। अब आप बताओ 50 ट्रक है और 50 ट्रक ए से बी के पास जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इतने 50 ट्रक को इमिट करना पड़ेगा ग्रीन हाउस गैसेस, बिकॉज दीज ऑल ऑपरेट्स फ्रॉम पेट्रोल एंड डीजल। लेकिन वही अगर मैंने रेलवे की सुविधा दे दी एंड अल्टीमेटली एक ट्रेन या फिर फ्राइट ट्रेन चला दी, सारे के सारे ट्रक जो है इस फ्राइट ट्रेन पर लोड करवा दिए और डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिए, तो आप समझ सकते हो कितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन रिड्यूस हो सकता है। बिकॉज एक ही ट्रेन ये 50 के 50 ऑटोमोबाइल को कैरी ऑन करेंगी एंड अल्टीमेटली डेस्टिनेशन पे पहुंचाएंगी एंड अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन रिड्यूस करवाएंगी। तो ये कहने का मतलब है कि शिफ्ट करो इन द मॉडल मिक्स फ्रॉम रोड टू रेलवे, बिकॉज काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकती है और ये भारत में इस्तेमाल हो रही है। एंड दूसरा यह है कि फ्यूल डाइवर्सिफिकेशन अप्रोच। फ्यूल डाइवर्सिफिकेशन अप्रोच कहने का मतलब यह है कि जो व्हीकल्स में फिलहाल आपका डीजल पेट्रोल यूज होता है उसकी जगह पर आपका सस्टेनेबल फ्यूल यूज हो, जैसे बायोफ्यूल्स यूज हो, सीएनजी यूज हो, जो होती भी है, एलएनजी यूज हो, लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस, इमीडिएट टर्म यानी कि प्रेजेंट स्थिति को देखते हुए। दूसरा बात यह है कि अभी इमीडिएट सॉल्यूशन के रूप में हम सस्टेनेबल फ्यूल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन मीडियम टर्म यानी कि जब समय और ज़्यादा बीतेंगी, हमारे पास पैसे आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आएंगे, तो हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर दें। इलेक्ट्रिफिकेशन कहने का मतलब ये है कि हम चार्जिंग पॉइंट्स इस्टेब्लिश कर दें। जो रेलवेज है जो अभी कोयले पर चलते हैं उन सबको इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाए। एंड जो तीसरा सॉल्यूशन है वो है आपका हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी, जो कि काफी ज्यादा बेस्ट सॉल्यूशन है, यानी कि ये आपका जीरो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन करेगा। तो 3 सॉल्यूशन बताया गया है फ्यूल डाइवर्सिफिकेशन अप्रोच के तहत, जिसमें आपका इमीडिएट सॉल्यूशन क्या है, सस्टेनेबल फ्यूल की तरफ मूव करो, मीडियम टर्म सॉल्यूशन क्या है, इलेक्ट्रिफिकेशन करो, एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है, ग्रीन मतलब हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी लेकर आओ, जो काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट की भी जा रही है वेरियस ऑटोमोबाइल कंपनीज के द्वारा। अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज के लिए क्या सॉल्यूशन है। तो इंडस्ट्रीज भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमें ग्रीन हाउस गैस इमिशन में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री काफी ज्यादा पॉल्यूटिंग है, सीमेंट इंडस्ट्री वाह वाह बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटिंग, केमिकल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर्स ये सब के सब हाईएस्ट CO2 फुटप्रिंट है इनका, बिकॉज दीज ऑल आर केमिकल्स एंड ये केमिकल्स बेसिकली एब्जॉर्ब करते हैं हीट को एंड अल्टीमेटली ग्रीन हाउस गैस इमिशन करते हैं एंड हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे क्लाइमेट को वार्म करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या कहा गया है कि भाई साहब डिमांड मैनेजमेंट मेजर्स हो। डिमांड मैनेजमेंट मेजर्स यानी कि सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट्स बनाई गई इंडस्ट्री के द्वारा उस प्रोडक्ट का बार बार यूज हो जब तक वो सर्कल न जाए। बिकॉज ऐसे में क्या होगा कि नए नए प्रोडक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नए नए प्रोडक्ट्स जब नहीं बनाई जाएंगी तो अल्टीमेटली जो इमिट हो सकती थी, जो ग्रीन हाउस एमिशन हो सकता था एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के कारण, वो नहीं होगा एंड इससे आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा। एलोंग विथ इलेक्ट्रिफिकेशन हो हीट का, यानी कि अभी बहुत सारी इंडस्ट्री जो है हीट के एनर्जी पर चलती है, तो उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो तो आपका जो कार्बन का इस्तेमाल है वो कम होगा। कार्बन का इस्तेमाल होने के कारण आपका एमिशन ज़्यादा होती है। कार्बन कैप्चरिंग करो, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज करो कार्बन एमिशन का, जैसा कि हमने बोला कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, एंड उसके बाद लो कार्बन फ्यूल्स यानी कि वैसे फ्यूल्स इस्तेमाल करो जिससे कार्बन एमिशन कम होती है। तो ये सब कुछ सोर्सेस एंड सॉल्यूशन की बात कही गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर आपको पता है कि लार्जेस्ट कंट्रीब्यूट करता है नाइट्रस ऑक्साइड को एज वेल एज मीथेन एमिशन, बिकॉज एग्रीकल्चर इज द सोर्स ऑफ मीथेन। जो आपका राइस है, पैडी है, जो ग्रो किए जाते हैं वो मीथेन इमिट करते हैं।
एंड इसके लिए सॉल्यूशन क्या बताई गई है, फार्मर्स को एम्पावर करो कि वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर अडॉप्ट करें। प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर जहां पर हमें पता है कि एग्जीक्यूटिव फर्टिलाइजर कितने डालने हैं एंड कौन सा केमिकल कितना ज्यादा हार्श होगा, एंड इरिगेशन में जो हम वाटर यूज करते हैं कितनी क्वांटिटी में यूज करें, ये सब होगा प्रिसीजन, यानी कि एग्जैक्ट टू द पॉइंट। तो एम्पावर करे फार्मर्स को कि वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर अडॉप्ट करे, सस्टेनेबल एनिमल हस्बेंड्री हो, ग्रीन एनर्जी पर फोकस करे। तो ये सब कुछ सॉल्यूशन वेरियस सेक्टर्स के बताए गए। होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। लेट्स मूव टू द सेकंड आर्टिकल। इंडिया नीड्स ए न्यू इंटीग्रेटेड अप्रोच टू यूरेशिया। यूरेशिया के लिए भारत को एक नया इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है, सो दैट जो यूरेशिया एज ए इंटीग्रेटेड कॉन्टिनेंट भारत के लिए ये सिग्निफिकेंट है, लेकिन क्या सिग्निफिकेंस है यूरेशिया का उसको देखेंगे तभी हमें पता चल सकेगा कि इंडिया को क्यों यूरेशिया की जरूरत है, बिकॉज ये इंटरनेशनल रिलेशन में कवर होगा। एंड सिलेबस की बात करें तो जो आपका आर्टिकल नंबर 2 है वो जीएस पेपर 2 बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। ये याद रखना है, कोई भी एग्रीमेंट अगर होता है देश दुनिया भर के साथ भारत का, अगर वो भारत के इंटरेस्ट को प्रभावित करती है तो वो हमारे लिए टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया ने वैसे तो एक बड़ी सफलता हासिल की जिसके तहत जो पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है वो इंडो पैसिफिक की तरफ भारत ने आकर्षित किया। आपने देखा इंडो पैसिफिक पर भारत काफी ज्यादा फोकस कर रहा है, इसके लिए क्वाड है एज वेल एज वेरियस एग्रीमेंट्स विद द वेरियस नेशन भारत ने किए हैं, सो दैट मेरी टाइम सिक्योरिटी भारत की इंश्योर रहे, अदरवाइज चाइना का डोमिनेंस देखने को मिल सकता था। इसलिए बहुत सारे देश बहुत सारे एग्रीमेंट के माध्यम से भारत ने इंडो पैसिफिक को काफी ज्यादा सिक्योर किया, सो दैट ये ओपन रहे, फ्री रहे एंड एक्सेसिबल रहे टू ऑल द नेशंस, जो चाइना नहीं चाहता है। तो अब भारत ये चाहता है कि इंडिया को कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी के तरफ भी मूव करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूरेशिया की बात करें, क्योंकि अभी तक हमने मेरीटाइम जियोपॉलिटिक्स पर तो फोकस किया, लेकिन यूरेशिया एक बहुत बड़ा लैंडमास है, बहुत सारे देश इसमें आ जाते हैं, एंड अगर हम कुछ अच्छे रिलेशन कर पाते हैं यूरेशिया के साथ तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। किस सेंस में बेनिफिशियल होगा उसको जानने के लिए सबसे पहली बात तो यूरेशियन रीजन को जान लेते हैं। तो जो यूरेशियन रीजन है, अगर हम जियोग्राफिक बेसिस पे बात करें तो ये यूरेशियन प्लेट है। आपने ज्योग्राफी में प्लेट्स के बारे में पढ़ा होगा जो काफी ज्यादा मोबाइल होते हैं, मूव करते रहते हैं, जिसके कारण वोल्केनो माउंटेन्स बनते हैं। एंड ये जो आपका यूरेशियन रीजन है ये मोस्ट ऑफ द यूरोप एंड एशिया को कवर करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो यूरेशिया टर्म है ये काफी ज्यादा यूं कह सकते हो कि डिसएसोसिएटेड है, यानी कोई कॉमन एग्रीमेंट नहीं है व्हाट यूरेशिया कंप्राइजेज, एंड देयर इज ए लैक ऑफ एन एग्रीड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इट कंस्टिट्यूट्स। फॉर एग्जाम्पल रसिया के लिए यूरेशिया क्या है कि भाई साहब जो यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन, वही यूरेशिया है। अन्य देश क्या सोचते हैं कि जो यूरेशिया है बेसिकली सेंट्रल एशिया का जो रीजन है वो है, ग्रेटर मिडिल ईस्ट सबको मिला दो ये सब आपका यूरेशिया है। तो डिफरेंट व्यू पॉइंट है यूरेशिया को लेकर, लेकिन हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये ध्यान रखना है कि यूरेशिया का क्या सिग्निफिकेंस है फॉर इंडिया। पहली बात तो रिसोर्सेज को देख लो, यूरेशिया में काफी ज्यादा भरे पड़े हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल हो वो मिल जाएगा आपको सेंट्रल एशिया से, रशिया से, चाहे वो नेचुरल गैस हो वो भी सेंट्रल एशिया से मिल जाएगा। कॉटन की रिक्वायरमेंट हमारे देश में काफी ज्यादा होती है, वो भी यहाँ से मिल सकता है। गोल्ड है, कॉपर है, अल्मोनियम है, आयरन है, ये सब हमें मिल सकेंगे जो हमारे लिए रिक्वायर्ड भी है, बिकॉज एज इंडिया इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करनी है, तो वी नीड दिस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्स बेस तो काफी ज्यादा है, इसलिए एक पॉइंट तो निकल कर आता है वाई यूरेशिया इज इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर लोकेटेड है। कैसे? बिकॉज ये कनेक्ट करती है यूरोप प्लस एशिया दोनों को। आप देख सकते हो ये है आपका यूरेशिया, है ना। तो इंडिया अगर रिलेशन यूरेशिया के साथ अच्छे करता है तो यूरोप के साथ भी एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी एंड एशिया के साथ भी एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, एंड भारत
जो भी प्रोडक्ट बनाएगा वो इन देशों में आसानी से एक्सपोर्ट कर सकेगा, मार्केट डिमांड बढ़ाएगा भारत, तो डेफिनेटली जो फार्मर्स है, जो एक्सपोर्टर्स है, उनको भी बेनिफिट मिलेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत के पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। तो दैट्स वाई स्ट्रेटेजिकली पोजिशन्ड है एंड इट गिव्स एक्सेस टू यूरोप एज वेल एज एशिया। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर यूरेशिया के साथ रिलेशन हमारे अच्छे होते हैं तो हम चाइनीज इन्फ्लुएंस पर नजर रख सकते हैं, बिकॉज चाइना चाह रहा है कि हम पूरे देश में अपना प्रभाव डालें एंड जो भारत के लिए खतरे वाले विषय होगा। एंड अगर हम यूरेशिया के साथ रिलेशन अच्छे कर पाते हैं तो वी कैन ऑल्सो एसेस द चाइनीज इन्फ्लुएंस एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन टेक एक्शन एज वेल। एंड साथ ही साथ इट विल हेल्प इंडिया टू ओवरकम द होस्टाइल अलायंसेस इन द रीजन, बिकॉज अगर हमारी दोस्ती नेशंस के साथ अच्छी रहेंगी तो जो आपका होस्टाइल अलायंसेस बनाई जाती है, फॉर एग्जांपल तुर्की पाकिस्तान अलायंस जो बार बार भारत की बदनामी करते रहता है, भारत के निगेटिव सेंस में बात करते रहता है, तो अगर हमारे रिलेशंस अच्छे रहेंगे वेरियस यूरेशियन नेशन के द्वारा तो इनकी बोलने की भी औकात नहीं रहेंगी, बिकॉज वेरियस कंट्रीज हमारे समर्थन में उठ खड़े होंगे। तो इंडिया की क्या स्ट्रेटजी है टुवर्ड्स यूरेशिया, क्या होना चाहिए? तो पहली बात तो ये कि भाई साहब हमें इंगेजमेंट ज्यादा से ज्यादा करनी होंगी यूरोपियन यूनियन के साथ भी, साथ ही साथ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी, एंड नाटो के बारे में आपको भी पता होगा, इट इज एन मिलिट्री अलायंस ऑफ यूएसए एंड एलाइड कंट्री। अलोंग विथ और क्या करना चाहिए कि ये जो आपका यूरेशियन सिक्योरिटी डायलॉग जो ऑर्गेनाइज करी जाती है रशिया के साथ, उसको और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव करने की जरूरत है, उसको और ज्यादा वाइडन करने की जरूरत है, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज अकर करते हैं यूरेशियन रीजन में जो इंडिया को अफेक्ट कर सकती है उसका डिस्कशन और डिबेट हो, उस पर एक्शन हो। नेक्स्ट इज योर कोलैबोरेशन विथ ईरान एंड अरेबिया। ईरान और अरेबिया के साथ भी कोलैबोरेट करने की जरूरत है, सो दैट जो जियोग्राफिक डिस्कनेक्शन है, जियोग्राफिक डिस्कनेक्शन यानी कि आप देख सकते हो अभी बीच में आपका पाकिस्तान आ जाता है तो वी आर नॉट एबल टू एसेस ईरान, वी आर नॉट एबल टू एसेस अरेबिया, हमको समुद्र के माध्यम से जाने की जरूरत होती है। तो अगर हम ईरान एंड अरेबिया के साथ कोलैबोरेशन करते हैं तो जो जियोग्राफिक डिस्कनेक्ट है वो ओवरकम हो सकेगी। एंड अलोंग विथ जो फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में आपको पता है क्राइसिस चल रही है, वहां पर भारत एक अच्छा रोल निभा सकेगा अगर इन सब के साथ रिलेशन या कोलैबोरेशन अच्छे किए जाते हैं। तो अलोंग विद द सेंट्रल एशियन इश्यूज, गल्फ रीजन, तो इन सब में भी भारत अपना रोल निभा सकेगा। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी भारत लगा सकता है टू डील विद द यूरेशिया? तो ग्रेटर इंगेजमेंट की जाए यूरोपियन यूनियन प्लस नाटो के साथ, साथ ही साथ यूरेशियन सिक्योरिटी डायलॉग जो ऑर्गेनाइज होती है उसको और ज्यादा इंटेंसिफाई, कॉम्प्रिहेंसिव एंड वाइडन किया जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कोलैबोरेशन विद ईरान एंड अरेबिया टू ओवरकम द जियोग्राफिक डिस्कनेक्ट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट बातें जो भारत को अपनानी चाहिए, एज वेल एज यूरेशिया का सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया। और एक बात तो आप बार बार ध्यान में रखते ही होंगे जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस की जो इश्यू आते हैं उसमें चाइनीज टर्म जरूर मेंशन रहता है, बिकॉज हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि चाइनीज का जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा ग्रो ना हो, बिकॉज ये भारत के लिए खतरे वाली बात हो सकती है। तो हमने आर्टिकल नंबर 2 डिस्कस किया, लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 3। इंडिया इजराइल साइन पैक्ट टू स्पीड अप इनोवेशन ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी। ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे, बट फर्स्ट लेट्स सी द सिलेबस। ये भी आपका इसी के अंतर्गत कवर होगा, बिकॉज इजराइल इज नॉट ए नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, बट दोनों देश के बीच बायलैटरल रिलेशन हुई है, और ऐसे में जिस टॉपिक पर बायलैटरल रिलेशन हुई है उस टॉपिक को देखना जरूरी है। एंड इजराइल का एक काफी ज्यादा महत्व है भारत के लिए, बिकॉज इजराइल के पास लेटेस्ट टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, एज वेल एज आपका मिसाइल टेक्नोलॉजी कह लो, एंड भारत के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। दैट्स व्हाई इजराइल एंड इंडिया के रिलेशंस नीड्स टू बी डीपेन सो दैट ये सब बेनिफिट इंडिया लाभ उठा सके। जबकि इजराइल की बात करें तो आपको ही पता है इजराइल की जो ज्योग्राफी है वो आपका डेजर्ट है, एंड वहां पर कोई रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है, फिर भी ये काफी ज्यादा एडवांस्ड है। एंड ये जो आपका पैक्ट साइन हुआ है बेसिकली इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, एज वेल एज ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी। ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ कि उस टेक्नोलॉजी का जो यूज होगा वो दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से, एक निगेटिव पर्सपेक्टिव से। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर फ्यूल है, तो न्यूक्लियर फ्यूल हम एनर्जी जनरेट करने के लिए भी हो सकते हैं, एंड
इसका इस्तेमाल डिस्ट्रक्शन के लिए भी यूज हो सकता है। इसी को कहते हैं ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी और इसका रेगुलेशन किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो बेसिकली इंडिया एंड इजराइल दोनों ने बायलैटरल इनोवेशन एग्रीमेंट किया है सो दैट इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एक्सेलरेट किया जा सके, स्टार्टअप्स एज वेल एज एमएसएमईज यानी कि मीडियम स्मॉल एंड एंटरप्राइजेज ऑफ बोथ द कंट्री, सो दैट ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो सके। एंड इस एग्रीमेंट के तहत नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट्स बनाई जाएंगी इन द फील्ड लाइक ड्रोन्स हो गई, रोबोटिक्स हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गई, बायोसेंसिंग, ब्रेन मशीन इंटरफेस, एनर्जी स्टोरेज। तो इन सब फील्ड पर कोलैबोरेशन होगा बिकॉज दिस रिक्वायर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दिस रिक्वायर्स इनोवेशन एंड इसीलिए आपका ये एग्रीमेंट भी हुआ है। एंड जब हम बात करते हैं ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी की, ये एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जो सिविलियन या फिर डिफेंस इंडस्ट्री से डिराइव की जाती हैं, जिसका मिलिट्री या फिर कॉमर्शियल यूजेज हो सकता है। कॉमर्शियल यूजेज यानी कि लेट से कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, मिलिट्री यानी कि डिस्ट्रक्शन के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, तो इसी को हम कहते हैं ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी। इसमें वैसे आइटम्स आ सकते हैं लाइक न्यूक्लियर फ्यूल्स आ सकते हैं या फिर केमिकल्स आ सकते हैं जिसका ड्यूल यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल केमिकल्स का, तो केमिकल्स फार्मास्यूटिकल के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, केमिकल्स डिस्ट्रक्शन के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी में देख लो आप, लेजर्स हो गए, सेंसर्स हो गए, नेविगेशन एंड एवियोनिक्स एंड प्रोपल्सन सिस्टम, ये सब आपके इसके अंतर्गत आ जाते हैं। एंड चूंकि ये ड्यूल यूजेज टेक्नोलॉजी है जिसका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, हैंस इनका जो एक्सपोर्ट है, ट्रांजिट है, मूवमेंट है, इसको कंट्रोल किया जाता है सो दैट अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति बनाई रखी जा सके, सिक्योरिटी बनाई जा सके एंड किसी देश को ये ओपन परमिशन ना मिल जाए कि अगर उस देश ने एक्सेस किया है ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी को तो वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी बना सकते। तो ऐसा नहीं होगा बिकॉज देयर इज ए रेगुलेशन, देयर इज ए कंट्रोल over the dual use item at the international level under the various mechanism like UN Security Council Resolution 1540। तो ये याद रखना है आपको, UN Security Council Resolution 1540 associated with dual use technology and we have the multilateral export control regime जिसके तहत ये जो dual use technology है उनका जो एक्सपोर्ट है उसको कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, वाइसेनार एग्रीमेंट है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है, जिसमें से भारत ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वाइसेनार एग्रीमेंट, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम इन सब का मेंबर है, लेकिन एनएसजी का मेंबर भारत नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया इज ए पार्ट ऑफ 3 मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, लेकिन एक्सेप्शन क्या है आपका एनएसजी। तो ये हमने आर्टिकल नंबर 3 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 4। टैक्समैन में यूज ब्लैक मनी एक्ट टू ट्रेस क्लोज्ड फॉरेन अकाउंट्स, यानी कि जो टैक्समैन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लैक मनी एक्ट का टू ट्रेस देयर क्लोज्ड फॉरेन अकाउंट। तो ये मैटर है क्या, सबसे पहली बात तो हम जानेंगे, लेकिन लेट्स मूव टू द सिलेबस फर्स्ट। तो सिलेबस में आपको डायरेक्ट टॉपिक मिलता है मनी लॉन्ड्रिंग का, ब्लैक मनी का, तो उसे हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो यहाँ पे जीएस पेपर 3 मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, तो इसके अंतर्गत आपका कवर होगा। तो देख लो, अभी जो टैक्स ट्रिब्यूनल है जो टैक्स रिलेटेड मैटर्स पर डिसीजन देती है, तो जो टैक्स ट्रिब्यूनल है उन्होंने एक फैसला दिया है कि जो आपका ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ब्लैक मनी एक्ट कहते हैं, इस एक्ट का इस्तेमाल वैसे सीक्रेट फॉरेन अकाउंट्स के लिए भी किया जा सकता है जिसे क्लॉज कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था बिफोर दिस न्यू ब्लैक मनी एक्ट कैम इनटू एग्जिस्टेंस। यानी कि लेट्स से कि ये जो आपका ब्लैक मनी एक्ट है 2015 में लाई गई, लेकिन इससे पहले कुछ सीक्रेट फॉरेन अकाउंट्स होंगे जिसके तहत विदेशों में बैंक अकाउंट्स रखे जाते हैं, आपको भी पता है, और ये सब इंडिकेशन है कि ब्लैक मनी छुपाई जाती है यहाँ पर। तो ये जो ब्लैक मनी एक्ट है 2015 में आई, लेकिन कुछ जो जिसको कहते हैं चालू व्यक्ति कह लो,
उनको पता चल गया कि भाई साहब ऐसे ऐसे एक्ट आने हैं, उन्होंने क्या किया, बंद करवा दिया अपने अकाउंट को, सो दैट इस एक्ट का प्रोविजन इस पर लागू ना हो सके। तो अभी जो रूल आया है वो ये कि डिस्पाइट आपने बंद करवा दिया हो बिफोर द एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस, आपका जो इन्वेस्टिगेशन है एज पर द ब्लैक मनी एक्ट वो किया जा सकता है इवन ऑन दीज अकाउंट। तो ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है बिकॉज अभी फिलहाल पेंडोरा पेपर लीक हुई जिसमें ऐसे ऐसे अकाउंट्स एंड नेम्स सामने आए हैं, लेकिन चूंकि ब्लैक मनी एक्ट उस समय नहीं आई थी तो हो सकता था कि एक्शन ना लिए जाए इन फॉरेन अकाउंट पर, लेकिन अब क्या होगा कि एक्शन लिया जा सकता है बिकॉज ये रूल आपका ट्रिब्यूनल से आ चुका है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ब्लैक मनी एक्ट 2015 की, काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये आपका ब्लैक मनी एक्ट 2015। तो ये आपका 1 जुलाई 2015 में आया था टू स्पेसिफिकली डील विद द इश्यू ऑफ ब्लैक मनी जो विदेशों में भरी पड़ी हैं, अटकी पड़ी हैं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। एंड इसके तहत क्या होता है कि अगर कोई भी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है या फिर एसेट है, वैसे फॉरेन इनकम या एसेट जो डिस्क्लोज किए जाने चाहिए थे अगर विदेश में है तो, लेकिन नहीं की गई, तो इस एक्ट के तहत 30% का आपको चार्ज देना पड़ेगा जो भी आपके इनकम है फॉरेन में या एसेट है जिसको डिस्क्लोज आपने नहीं किया है। साथ ही साथ ये जो एक्ट है वन टाइम कंप्लायंस, यानी कि एक बार मौके देता है 3 महीने के, जिसके तहत जो टैक्स पेयर है वो डिक्लेरेशन कर सकते हैं अपने अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट को और बच सकते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोविजन से। एंड इसके तहत स्ट्रिंजेंट पेनल्टी कंसिक्वेंसेस हो सकती हैं। साथ ही साथ दिस एक्ट इंक्लूड्स ऑफेंस ऑफ विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स, यानी कि अगर कोई जानबूझकर अटेम्प्ट किया गया है टू इवेड टैक्स तो उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा इन रिलेशन टू अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम या एसेट, और इसको टैग दिया जाता है शेड्यूल्ड ऑफेंस, यानी कि जानबूझकर किया जाने वाला ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। एंड वैसे ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ब्लैक मनी का कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ब्लैक मनी का क्या मतलब हुआ, वैसे मनी जो व्हाइट मनी नहीं है, व्हाइट मनी जो अच्छे तरीके से कमाए जाते हैं, प्रॉपर टैक्स पे किए जाते हैं, कंप्लायंस की जाती है। लेकिन ब्लैक मनी में हम क्या करते हैं कि हमने जो पैसे टैक्स के रूप में पे करने चाहिए थे वो हमने टैक्स नहीं पे किया, टैक्स हमने हाइड किया फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटी टू सेव सम मनी, ये सब आपका ब्लैक मनी के कैटेगरी में आ जाते हैं। एंड ये जो ब्लैक मनी है 2 बड़े कैटेगरीज के तहत आ सकते हैं, या तो इलीगल एक्टिविटी करके जो पैसे आए वो भी ब्लैक मनी होगा, दूसरा जो लीगल तो है लेकिन अंडर रिपोर्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल 50 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, आपने 5 करोड़ दिखाया, तो ये क्या है, अंडर रिपोर्टिंग है, जो कि आपका टैक्स इवेजन ही कहलाएगा। सो हमने इसे बेसिक के बारे में डिस्कस किया। ये जो ब्लैक मनी है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। मणिपुर गवर्नर कैन नॉट सिट ओवर इलेक्शन कमीशन ओपिनियन। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया है कि जो मणिपुर गवर्नर है वो इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन। तो बेसिकली इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले लेट्स सी द सिलेबस। तो ये जो आपका आर्टिकल नंबर 5 है ये आपका जीएस पेपर 2 के अंतर्गत कवर होगा। अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पावर्स एंड देयर फंक्शन, जिसमें आपका गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इनके क्या पावर्स है, फंक्शंस है, इसी से जुड़ा आपका ये टॉपिक है। तो बेसिकली हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट एक पिटीशन हियर कर रही थी और ये जो पिटीशन था बेसिकली इस बारे में था कि जो मणिपुर गवर्नर है वो डिले कर रही हैं इन डिसाइडिंग कि जो 12 एमएलए हैं जिन पर आरोप लगा है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं विच इज इन वायलेशन ऑफ द लॉ, उसको डिक्लेयर करने में, डिसाइड करने में काफी ज्यादा डिले कर रही है। और जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने रिकमेंडेशन अपनी पेश की थी इन 12 एमएलए को लेकर जनवरी 2021 में ही, अभी आपका लगभग 10 महीने के आसपास होने वाली है। दैट्स वाई ये काफी ज्यादा डिले हो रही है। इसी पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट हियर कर रही थी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो डिले हो रही है ऐसा कोई बाइंडिंग गवर्नर के पास नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है कि वो जो है एकदम विद इन द टाइम लिमिट डिसीजन दे देंगे। ये मैटर आपको देखने को मिला। और ये जो आपका मैटर आया है
कि इनको हटा दिया जाए, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कारण आया है। और जब हम बात करते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की, तो पहली बात तो ये कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं पर भी डिफाइन किया ही नहीं गया है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है, ना ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में डिफाइन किया गया है। लेकिन वेरियस कोर्ट्स ने इंटरप्रेट किया है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कि ये बेसिकली एक पोजीशन है, एक पद है जिसमें सर्टेन ड्यूटी दी जाती हैं जो मोर और लेस पब्लिक कैरेक्टर के होते हैं। सिंपल भाषा में कहे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि वैसे ऑफिस जिससे प्रॉफिट ओरिएंटेड इनकम आती है। अब बात यह है कि क्यों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए एमएलए या जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर एक व्यक्ति है 50 जगह काम में एंगेज रहेंगे तो उनका ध्यान एक लोकेशन पर नहीं होगा। अगर वो एमपी है तो एमपी वो जनता को भी देखेंगी और दूसरी तरफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी संभालेंगे, तो उनका ध्यान पार्लियामेंट की बजाय इंपॉर्टेंट इश्यूज की बजाय वो बिजनेस पर ध्यान देंगे। तो इसके कारण क्या होगा कि जो बेसिक फिलॉसफी है कि जो आपका ड्यूटीज है एमपी का या फिर लेजिस्लेचर का, कि वो फ्री मैनर में कोई भी इश्यू पर डिबेट करे, डिस्कशन करे विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो फिर बिजनेस में उनका माइंड अटका पड़ा रहेगा। वही सिमिलर सिनेरियो है। फॉर एग्जांपल अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 50 चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं तो फिर एफिशिएंसी हमारी गिर जाएंगी, अगर हम कॉमन एग्जांपल की बात करें। दैट्स व्हाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का प्रोविजन नहीं रखा गया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होने चाहिए लेजिस्लेचर के पास। तो वही यहाँ पर डिस्कस की गई है कि एसेंस इज टू अलाउ लेजिस्लेचर टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज इन ए फ्री मैनर विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, कोई ऑब्लिगेशन नहीं हो टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे। एंड सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है कि भाई साहब कौन सा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा, तो उन्होंने कहा है कि अगर वो जो ऑफिस है वो अगर सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल करता है, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाएगी, या फिर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो अपॉइंटमेंट को टर्मिनेट करे, वो भी आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो सैलरी इनकम डिसाइड करे, तो वो भी आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा, है ना। एंड इतना ही नहीं, जो पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 है, इसके तहत भी आपका वाइड रेंजिंग नंबर ऑफ ऑफिसेस लिस्टेड है जिसको एग्जेम्प्ट किया गया है डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यानी कि अगर ये सब लिस्ट होंगी तो उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट करार नहीं दिया जाएगा। एंड अंडर आर्टिकल 102 क्लाउज 1 एंड आर्टिकल 191 क्लाउज 1, इसके तहत कोई भी एमपी एमएलए उनको बेयर की गई है, रोकी गई है कि वो किसी भी प्रकार का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत हो, बिकॉज इट विल बी वायलेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इट विल बी वायलेशन अंडर आर्टिकल 102 एंड अंडर आर्टिकल 191 एंड ऑल्सो जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, इसके तहत अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हो तो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। तो ये हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग की सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एंड जो हमारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक है उसके बारे में, क्योंकि यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बनता है, प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन बनता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अफ्रीका इंडिया कॉल्स फॉर 1.3 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर इन क्लाइमेट फाइनेंस फ्रॉम रिच नेशंस, यानी कि सिर्फ अफ्रीका एंड इंडिया नहीं, अलॉन्ग विद ग्रुप ऑफ 24 नेशन जिसमें अफ्रीका एंड इंडिया भी शामिल है। इन्होंने कहा है कि भाई साहब जो रिच नेशन है जिनके पास पैसे बहुत हैं, इनको पर ईयर 1.3 ट्रिलियन डॉलर देने चाहिए, सो दैट जो हम जैसे देश हैं, यानी कि इंडिया हो गए, चाइना हो गए, या फिर आपका बांग्लादेश, ईरान, ये सब जो देश हैं, इनको क्लाइमेट फाइनेंस की जा सके। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होगा कि जो पैसे आएंगे ये एडेप्टेशन रिक्वायरमेंट में खर्च किए जाएंगे एंड क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन का कार्य किया जाएगा इन देशों में। तो वही बात हो गई, ग्रुप ऑफ 24 नेशन जिसको लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं, इन्होंने डिमांड किया है कि भाई साहब आपको फाइनेंस बढ़ाने की जरूरत है, कम से कम आप 1.3 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर दो फ्रॉम 2031 बाद, और इसको डिलीवर करनी चाहिए डेवलप कंट्रीज को, डेवलप वर्ल्ड को। और इंडिया बेसिकली
लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज ग्रुपिंग का हिस्सा है, अलॉन्ग विद चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, बांग्लादेश, जो ये पैसे की या फिर क्लाइमेट फाइनेंस की डिमांड कर रहे हैं। अन्य क्या की प्रपोजल रखी गई है, तो कहा जा रहा है कि भाई साहब ये जो पैसे की हम डिमांड कर रहे हैं इसका जो 50% होगा इसको एडेप्टेशन रिक्वायरमेंट के लिए खर्च की जाएंगी, एंड नॉट लेस देन $100 बिलियन इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट। तो $100 बिलियन इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट के रूप में दो, जिसका खर्चा कहीं भी किया जा सकता है, एंड जो 50% जो खर्च है इस क्लाइमेट फाइनेंस की $1.3 ट्रिलियन वाली, उसको एडेप्टेशन रिक्वायरमेंट के लिए खर्च की जाएगी। एंड जो दूसरा रिकमेंडेशन है वो ये कि क्लाइमेट फाइनेंस को आप अच्छे तरीके से डिफाइन करो, नहीं तो क्या होता है कोई फंड या ग्रांट दी जाती है उसको क्लाइमेट फाइनेंस के अंतर्गत इंक्लूड कर दी जाती है, तो इससे क्या होता है कि जो अमाउंट एक्चुअल में आनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, लाइक माइंडेड कंट्रीज को, वो नहीं आ पाती, बिकॉज डेवलप कंट्रीज कहते हैं कि भाई साहब हमने ये तरीके से आपको पैसा दिया, इसको भी क्लाइमेट फाइनेंस के अंतर्गत इंक्लूड करो, ये इश्यू आती है। तो अगर हम बात करें क्लाइमेट फाइनेंस की, तो क्लाइमेट फाइनेंस बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि बेसिकली ये लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर या फिर ट्रांसनेशनल लेवल पर फाइनेंसिंग का तरीका है, जिसके तहत मिटिगेशन एडेप्टेशन एक्शन को समर्थन दी जाती है, यानी कि मिटिगेशन या फिर एडेप्टेशन टेक्निक पर वर्क किया जाता है जो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने में काम आता है। और जो आपका UNFCCC है, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, ये सब फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करती है कि भाई साहब फाइनेंशियल असिस्टेंस दो फ्रॉम द पार्टीज जो ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेस रखे हुए हैं, जैसे कि आपका डेवलप कंट्रीज हो गए, टू दोज जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है या फिर जो क्लाइमेट चेंज के काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है। एंड जो प्रिंसिपल है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तहत होता क्या है कि भाई साहब लेट से कि क्लाइमेट चेंज समस्या है, तो ये समस्या सबके लिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी एक जैसी नहीं होनी चाहिए। डेवलप कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि इतिहास में उन्होंने सबसे ज़्यादा यूँ कह सकते हो ग्रीन हाउस गैस इमिशन की है, इसी को कहते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके तहत हुआ क्या था कि जो आपका डेवलप कंट्रीज है उन्होंने 2010 में एग्री किया था कि भाई साहब $100 बिलियन पर ईयर बाय 2020 ऑनवर्ड देंगे बाय अप टू 2025, लेकिन इस वादे पर से भी वो मुकर रहे हैं, अभी तक पैसे आए ही नहीं है, बिकॉज कहा जाता है कि भाई साहब मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेज में गड़बड़ी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसलिए हम पैसे नहीं देंगे। तो ये सब इश्यू बताकर बहाने मार रहे हैं ये डेवलप्ड नेशन, इनको पैसे देने का मांग ही नहीं करता। तो ये हमने आर्टिकल नंबर 1 to 6 डिस्कस किया इन ए क्विक वे। होप आप लोगों को पसंद आई हो, अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में अगर टाइम बचेगी तो हम 9 नवंबर वाले भी करंट अफेयर्स डिस्कस कर देंगे। फॉर नाउ फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।